Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मौजूद है हमारे ईरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नोहिरा शेख, जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। इनके ऊपर कई ऐसे इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, लेकिन इनकी कंपनी से मिलते जुलते चंद सवाल आज हम इससे करेंगे और इन्होंने जो एक पार्टी लॉन्च की थी, पॉलिटिकल पार्टी, उसके ताल्लुक से भी कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा ईरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नोहिरा शेख से। जी मैडम, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि आपकी कंपनी में जो है लगभग 1,72,000 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, लगभग 50,640 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है ईरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में। इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ताल्लुक से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक फजूल सी हवाओं की बात है और हमारी कंपनी में मेंबर्स भी हैं और इन्वेस्टर भी हैं और ट्रेडर्स भी हैं जी। तो हमारा जो IBG नंबर होता है मेंबरशिप का, उस नंबरिंग को काउंट करके इन सबको इन्वेस्टर बता रहे हैं, मगर वो सब हमने कोर्ट में प्रूफ किया है। और जो 50,000 करोड़ का तो एकदम फजूल सा इल्ज़ाम है जी। और 50,000 करोड़ का अगर होता तो तेलंगाना के हाईकोर्ट में जब 12 मंथ्स तक आर्ग्यूमेंट होता रहा और तेलंगाना हाईकोर्ट ने सारे रिस्पोंडेंट को जो है रिप्ले मांगा और रिपोर्ट मांगा, तो तेलंगाना हाईकोर्ट में 80 लाख से 1 करोड़ का सबूत जो कस्टमर का है वो उन्होंने दिया था। वो भी कोई फ्रॉड अमाउंट, ऐसा अमाउंट नहीं है, बल्कि वो भी एक ट्रेडिंग अमाउंट था और लीगली बैंक में ट्रांजैक्शन अमाउंट था। तो ये खाली सिर्फ बातें हैं जो बता रहे हैं और ऐसा ना कोई इतना बड़ा कलेक्टिंग है, ना इतना बड़ा स्कैम है, ना इतना बड़ा डिपॉजिट है। हमारा लीगली बिजनेस है जो कस्टमर गोल्ड के साथ आकर ट्रेडिंग करते हैं, यानी गोल्ड ट्रेडिंग होता है आपकी कंपनी जी, में? बिल्कुल। एक्चुअली गोल्ड के वैल्यू पर वो पेमेंट करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर यूनिट पर वो गोल्ड के वैल्यू पर उन्होंने पेमेंट करते हैं। जब पेमेंट में रेट ज्यादा बढ़ता है गोल्ड का, बिजनेस को सेल करते हैं और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब वो जो भी है वो उनके इसमें है और उनको मालूम है। हमारे जो रियल मेंबर्स हैं वो ऑनलाइन पे हर चीज को वॉच करते हैं और उनको पता है सब कुछ। जी, यानी ये सरासर गलत इल्ज़ाम आप पे लगाया गया कि 1,72,000 इन्वेस्टर्स आपके पास इन्वेस्ट किए और दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि लगभग जो है 11,000 लोग या 11 लाख लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं जी। तो इसकी सफाई में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जुबान से बोलने के लिए 11 लाख बोल दो, 11 करोड़ भी बोल दो, आपको कौन रोक सकता है? जब पेपर्स पे आती है बात, कोर्ट में सबमिट करने की आती है, एविडेंसेस की बात आती है, वहां पर 20 लोग भी इनके पास नहीं है। वो 20 लोग भी हैं, वो भी सच्चे झूठे लोग हैं और जिनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स है ना कोई प्रूफ है। और एक ही बंदा जाता है 3 जगह FIR करा देता है। ये जो 29 FIR में एक ही बंदे ने 3 जगह करवाया है और एक जगह कर्नाटका में एक ही बंदा 2 जगह पर करवाता है जाके, हाफ पेमेंट का एक जगह, हाफ पेमेंट का एक जगह। तो इसका मतलब ये 2-3 साल तड़पने के बाद भी जो 20 लोग मिले हैं, इनकी जो भी लिंक में हैं, जो 25-30 लोग जो भी मिले हैं, वो 25-30 लोगों को घुमा घुमा कर उसी के अंदर जो है बता रहे हैं ये इतना है, ये इतना है। मगर मैं एक बात उसके जवाब में कहना चाहती हूँ, अगर मेरे IBG मेंबर्स हैं, जुनेन हैं, तो अगर वो 1 करोड़ भी लोग हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हूँ उसके लिए। तो आपके हिसाब से आपकी कंपनी का एक पर्सनल सवाल है, अगर आप चाहे तो मीडिया में एक्सपोज कर सकते हैं, जेन्युइन इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में कितने हैं? देखिए, अभी जेन्युइन इन्वेस्टर कितने हैं करके बोल के मेरे पास कोई डेटा नहीं है। मुझे रनिंग बिजनेस से जो है अरेस्ट किया गया था और रनिंग बिजनेस से अरेस्ट करने के बाद में, और जब मैं अरेस्ट हुई थी तो ना मेरे शोरूम बंद थे, ना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, एकदम अचानक अरेस्ट कर लिया गया था। तो सर्वर में चेक करने के बाद पता चलेगा, जब भी मेरे ख्याल से कितने तो देना है करके बोल के सर्वर भी नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा जो सर्वर है, हमारा जो डिजिटल डेटा है, वो डेटा में आप अगर आएंगे हमारे पास, मेरे सामने बैठकर भी अगर आप मुझे बोलेंगे कि मेरा बारे में जरा चेक करके बताओ, तो जब तक कि आप अकाउंट नंबर नहीं देते आपका मेरी कंपनी का, उसमें डालकर मैं चेक नहीं करती, तो मैं आपको भी बता नहीं सकती। और तो इसी तरह से सब कुछ चेक करके ही उनका इंडिविजुअल बताना पड़ेगा कितने लोग हैं करके। अप्रोक्सीमेट इतना तो आपको याद होगा कि कितने हजार करोड़
इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है? देखिए, एक ऐसे अंदाजा कुछ आसान। भी हजारों के करोड़ इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया है। लगभग जो 15 ईयर से जो कंटिन्यूसली चला आ रहा है, एवरीथिंग इनकम टैक्स में मैंने सबमिट किया है। हर साल आईटी फाइल मैंने रिटर्न किया है, हर साल इनकम टैक्स पे किया है, वैट पे किया है, जीएसटी पे किया है, जो भी बिजनेस में। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई भी कस्टमर वो जो हमारा आईटी रिटर्न है उसमें से हाइड है, यानी टोटल को मैंने सबमिट किया है। अच्छा, अभी जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं आपके ऊपर कि ईरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ जो हिंदुस्तान छोड़ के भागने वाले थे, दिल्ली से उनको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने से पहले आपने एक पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च की थी जिसका नाम एमईपी रखे थे आपने, और कर्नाटक से आपने इलेक्शन भी लड़ा था। फिर उसके बाद जो तेलंगाना हैदराबाद में आप एक अच्छे पैमाने पर इलेक्शन लड़ने वाली थी, फिर उसके दरमियान में आपको अरेस्ट किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चाल है, या किसी की पर्सनल दुश्मनी है, या तो फिर आपकी तरक्की से जलकर आपको इस तरह फंसाया गया? जी, सबसे पहले जो है कि मैं कहीं भागने वाली थी, ये सबसे बड़ी झूठ बात है। जी मैं कभी भी परेशानियों में और प्रॉब्लम्स को फेस करना छोड़कर मैं कभी नहीं भाग सकती। जी और जिस दिन मुझे अरेस्ट किया गया था, और उस दिन मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली को गई थी। जी भागने वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस दिन फाइल्स अप्रूवल कराने के लिए नहीं जाते। दूसरी बात यह है कि मुझे जो दिल्ली में अरेस्ट किया गया वो मेरे घर में अरेस्ट किया गया, और जो मेरा रेसिडेंस है वहां पर, उसमें मुझे अरेस्ट किया एयरपोर्ट गया। से अरेस्ट नहीं किया गया, घर से अरेस्ट किया गया। एयरपोर्ट नहीं था, रेसिडेंस में अरेस्ट किया गया। अगर एयरपोर्ट से होता तो टिकट बताने को बोलिए, किस एयरपोर्ट से भाग रहे थे, कहां से भाग रहे थे, ये तो बताइए। क्योंकि मैं घर में थी और मुझे कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम था और मुझे इलेक्शन कमीशन में काम था, तो मैं उस दिन गई थी। तो बस उसके अलावा ना मुझे कोई भागने की नीयत है, ना कहीं पर जाने की, आज भी नहीं है। मुझे हमारी हिंदुस्तान की जेल में रहना पसंद है। मुझे कोई और कंट्री में जाकर मैं 10 दिन से ज्यादा कभी भी नहीं रह सकती। एक हफ्ता होता है, मैं मेरी कंट्री को छोड़कर रह ही नहीं सकती। तो इसलिए ऐसे सवाल ही नहीं उठ पाते, और ना ऐसा कोई मुश्किल थी कि मैं भाग जाऊं। मुझे ऐसी कोई मुश्किल मुझे फील नहीं हो रही थी कि मुझे भागना चाहिए या कुछ भी, और ना कभी मैं भागूंगी, ना मैं कभी जिम्मेदारियों से भागने वाली हूँ। और वादा मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी चीज होती है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है मैडम। और एक आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा कि नूहिरा शेख की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नूहिरा शेख ने जब होश संभाला, नूहिरा शेख ने जब बिजनेस स्टार्टअप लिया, नूहिरा शेख का इससे पहले की एक कहानी, एक दास्तान, एक लाइफ कैसी थी, वो हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे? कुछ दास्तान, कुछ लाइफ नहीं है। और एक्चुअली मैं एक छोटे से चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के शहर में मैंने पैदा हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के ख़ानदान में पैदा हुई, और अल्लाह का फजल था, उसका एहसान है। और दूसरी बात क्या है कि जब पैदा हुई तो मैंने देखा कि औरतों के जो हुकूक है, जब जैसे मैं समझने लगी, जब से मैंने होश संभाला, मैं अतराफ अकनाफ देखती थी कि कहीं भी लड़की को बहुत दबा के रखा जाता था, और उसको ये बताया जाता था कि तू मुस्लिम में है और इस तरह से रहना है, और तुझे घर में सिर्फ पकाना है, खाना है। तो फिर मैं भी अपने किताबों में स्टडी करती थी, कुरान को स्टडी करती थी, हदीसों को स्टडी करती थी। तो उसमें मैंने देखा कि सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह, अम्मा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। सबसे बड़ी तालीम हासिल करने वाली अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। और हमारे किताबों में, हमारे इस्लाम में इतने ज्यादा राइट्स औरत को दिए जाते हैं, तो फिर हम अपनी कम्युनिटी को क्यों ना सुधारें। तो फिर मैं अपने मुस्लिम लड़कियों के लिए जो है वहाँ पर तिरुपति में मैंने एक कॉलेज को एस्टैब्लिश किया, और उसको मैंने बनाया, और बड़ी मेहनत से बनाया। आज माशाअल्लाह 1000 लड़कियाँ वहाँ पर साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर और 10th से लेकर डिग्री तक अल्लाह के फजल से वो बच्चे इल्म को हासिल करते हैं, और लगभग 3000 बच्चियों तक पढ़कर वहाँ से निकले हुए हैं, और इंशाअल्लाह अभी भी अल्लाह के फजल से वो जारी है। तो उसी से मेरी शुरुआत हुई, और उसके बाद इन चीज़ों के लिए जब मुझे माली जरिए की ज़रूरत पड़ी, तो फिर मैंने यहाँ वहाँ मांगना छोड़कर मैंने अपनी खुद की मेहनत करना शुरू किया। क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी, और बचपन से मैं बिजनेस देखती थी, और हमारे अब्बा के बिजनेस उस वक्त औरंगाबाद, दुलिया और बागलकोट, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जगह पर थे। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में मेरे अब्बा का नाम बहुत ही मशहूर और एक अच्छे मारूफ बिजनेसमैन थे उस दिनों में। और भले हो सकता है वो पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में नहीं थे, बल्कि उस जगह के लिए, उस हद तक के लिए बहुत अच्छा काम करते थे। तो मुझे भी नॉलेज था, तो मैं बिजनेस में एंटर हुई 1998 में। तो तिरुपति में जो आप कॉलेज ओपन किया है, तो एक चैरिटी कॉलेज था,
जिसका खर्चा आप उठाते थे या फिर जो है लोगों से इमदाद जी, लेकर क्यों कॉलेज करके चलाते थे? बोले तो मैंने उन लड़कियों को पढ़ाना चाहा जिनके माँ बाप उनको बुक्स तक नहीं दिला सकते, और मैंने उन लड़कियों को एम्पावर करना चाहा जिनको बचपन में छोटी उम्र से घरों में काम कराते हुए उनकी जिंदगी को गुजार देते हैं, और मैं उन लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहा जो आगे चलकर उनके नस्लें